संविधान के उल्लंघन का काम, जनमत की अवहेलना का काम और हमारे मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात का काम चल रहा है। और इस सरकार को पीछे से चलाने वाले, वहां के अंडरवर्ल्ड, वहां पर नशे की तस्करी करने वाले, वहां पर सुपारी देकर मरवाने और उठवाने वाले लोग कर रहे हैं। केंद्र की मंशा पर भी सवाल खड़े करने पड़ेंगे। केवल एक ट्वीट से, केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, केवल एक बयान जारी करके वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। उन्हें इस सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। आज अर्नब गोस्वामी के साथ सब खड़े हैं, फिर चाहे वो जीडी बख्शी सर हों, फिर चाहे सुशील पंडित सर हों, सब के सब आज अर्नब गोस्वामी के साथ है। या फिर आप ये कहिए आज सब के सब उस सच सवाल के साथ हैं जो आज खड़ा किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। तो चलिए आज हम सुशील पंडित जी से बात करते हैं और उनकी बातें जानते हैं, वो यहाँ पे क्यों आए हैं और क्यों अर्नब गोस्वामी को इतना सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं सर इतना सपोर्ट? क्योंकि अर्नब पूरे देश की बात करता है और साहस के साथ करता है, प्रामाणिकता के साथ करता है और एक दो बार नहीं करता है, उस पर निरंतर बना रहता है, आग्रह करता है, सवाल पूछता है, चाहे वो कैसी ही सत्ता क्यों ना हो, कितना ही निरंकुश क्यों ना हो, कितना ही आतताई क्यों ना हो। हम उसके साहस के साथ खड़े हैं, उसके सत्य के साथ खड़े हैं और क्योंकि वो हमारी बात करता है, आज हम अपने साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ, अपने संविधान के साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर इस तरह अधिकारों पर आघात होता रहा तो हमारी स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं रहेगा, हमारे नागरिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। अपने मूल्य बचा के रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आज़ादी से सांस ले पाएंगे। और इस आघात के सामने हम लोग समझौता करेंगे, चुप बैठेंगे तो फिर हमारी आज़ादी का कुछ बचेगा नहीं। कश्मीरी पंडित का एक दर्द जो है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो क्या यही जो कांग्रेस का जो मतलब दर्द है जो कि महाराष्ट्र में दिया जा रहा है महाराष्ट्र के लोगों को, फिर चाहे महाराष्ट्र के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को, फिर चाहे महाराष्ट्र में काम कर रही एक कंगना रनौत एक्ट्रेस को, क्या कहिएगा सर, पुराना दर्द ये क्यों देती है कांग्रेस? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव का जनादेश लूट लिया गया। जिस सरकार के लिए मत दिए गए थे, मत लिए गए थे, वो सरकार न बनाकर, जोड़ तोड़कर जिनको हराया गया था उनको सत्ता में लाया गया। तो आज वो अपनी इस सत्ता के दुरुपयोग में लगे हैं। इस सत्ता के जाने के डर से जो जो इन पर सवाल उठा रहा है उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र में इस तरह का गैर कानूनी काम, संविधान के उल्लंघन का काम, जनमत की अवहेलना का काम और हमारे मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात का काम चल रहा है। और इस सरकार को पीछे से चलाने वाले, वहां के अंडरवर्ल्ड, वहां पर नशे की तस्करी करने वाले, वहां पर सुपारी देकर मरवाने और उठवाने वाले लोग कर रहे हैं। वो लोग अपने टूटते हुए वर्चस्व को बचाने की छटपटाहट में ये सब काम कर रहे हैं। इन सब के ऊपर भी लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि केंद्र की सक्रियता कहीं ना कहीं कम है। केंद्र जो है इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही है। अभी इतने घंटे हो गए अर्नब गोस्वामी को जेल गए हुए, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रताड़ना हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी केंद्र चुप है। क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका एकमात्र कारण ये है कि केंद्र राजनीति में अवसर तलाशने की सत्ता बनकर रह गया है। केंद्र आज भी अपने नफे नुकसान को देखकर निर्णय लेने वाली सरकार बन गया है। उसको कहीं महाराष्ट्र में टूटते हुए गठबंधन के अंदर एक नए गठजोड़ की संभावना तलाशने के काम में ज्यादा रुचि है। उसे देश के साथ खड़े हुए पत्रकारों, प्रामाणिकता के साथ, प्रखरता के साथ आवाज बुलंद करने वालों के साथ खड़े होने में रुचि नहीं है। वो आज भी केवल कांग्रेस का विरोध कर रहा है, सेना का, उद्धव का नाम नहीं ले रहा है, जिनके नेतृत्व में सरकार इस तरह का अत्याचार कर रही है। तो हमें केंद्र की मंशा पर भी सवाल खड़े करने पड़ेंगे। केवल एक ट्वीट से, केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, केवल एक बयान जारी करके वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। उन्हें इस सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। और जिस पुलिस कमिश्नर ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उससे तुरंत चार्ज वापस लेकर के उसको नौकरी से निकालना पड़ेगा। लेकिन
इस बात का जो आपने कहा कि इनकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं शिवसेना से मिलने की मंशा है, कहीं ना कहीं वहाँ से गठबंधन करने की मंशा है, क्योंकि ये शिवसेना को कुछ भी नहीं बोल रहे। तो हमने ये मधुबनी में भी कहीं ना कहीं इसका हमने एक जो पिंच अप कह सकते हैं ये देखा, जब योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी का याद दिलाया, योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को मतलब बुरा भला कहा लेकिन शिवसेना को कुछ नहीं कहा। तो इस पर मुहर लगाते हैं आप सही में? ऐसा है, दिख रहा है। ये मुझे कहने की या आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये देश मूर्ख नहीं है, वो देख रहा है कि सरकार उद्धव और सेना के नेतृत्व में है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, लेकिन क्योंकि आपको कहीं बिहार की राजनीति में इसे भुनाना है, कहीं देश भर में और जाकर के इसे भुनाना है, तो आप इसमें अपने नफे नुकसान को तलाश रहे हैं। आप सिद्धांत के साथ नहीं खड़े हैं, आप प्रामाणिकता के साथ खड़े होंगे तब समझ में आएगा कि आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसकी पत्रकारिता का आपको सीधा सीधा लाभ मिला है। आप उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं आज, आप आज भी अपने राजनीतिक नफा नुकसान के 99 के फेर में हैं। ये आपके अपने लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए तो ये अशुभ है ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे रिपब्लिक के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के लिए आप क्या कहिएगा, जो बार बार कभी इमरजेंसी लगाया था 75 में, अब जो है महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं छोटा मिनी इमरजेंसी लग चुका है, क्या कहिएगा? और कहीं इस पर कहिए, फिर दूसरा प्रश्न। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस अब बेनकाब हो चुकी है, ठीक है कि नहीं? अभी आप देखिए कि जो बिल्कुल, मैं भी यही सोचता था कि यार हमारे पूर्वज तो बिल्कुल बेकार थे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, बस यही है देखने के लिए, और हम लोग तो गवार थे। लेकिन अब जब ये गवर्नमेंट आई है, ठीक है कि नहीं, अब हमको पता चल रहा है हमारे जो पूर्वज कितने महान थे और वो क्या क्या करके गए हैं, हमको दिखाने ही नहीं दे गया। हमको जानबूझ के ना ये बताया गया कि यार तुम तो बिल्कुल नालायक थे, है कि नहीं? ये 47 के बाद ही जो थोड़ा बहुत जो हुआ है, लेकिन अब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है नहीं, ऐसा नहीं था। ये तो दरअसल ना बिल्कुल हिंदुत्व के ही खिलाफ थी कांग्रेस शुरू से। ये तो एजेंडा, देखो आप बताओ, इंदिरा गांधी हो, ठीक है ना, उन्होंने पाकिस्तान नेहरू जी ने बनवा दिया, ठीक है। अरे भाई, जब इंडिया पाकिस्तान किस बुनियाद पे बन रहा है, उस बुनियाद के ऊपर चलो। उसके बाद आप ये बताइए, बांग्लादेश बनवा दिया, हाँ जी, दुर्गा रानी बन गई। अब ये बताओ भला किसका हुआ? फौजी मरा हमारा, पैसा खर्च हुआ हमारा, देश बन गया उनका, आज वो भी जूते मार रहे हैं। कश्मीर के अंदर क्या है, देखो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 370 कोई खत्म नहीं कर सकता था, ठीक है जी, 370 खत्म की, अब अपनी जमीन भी वहां पे खरीद सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बड़ा फैसला है। तो अब जो सब चीज, क्यों भाई, क्यों? जब हिंदुस्तान है तो वो देश का हिस्सा देश में होना चाहिए ना। अब वहां पे तुमने बना दिया पाकिस्तान, वहां पे बना दिया बांग्लादेश, यहाँ पे देश के अंदर एक और देश बना दिया कश्मीर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या बेवकूफ है लोग? मतलब कांग्रेस को पूरी तरीके से आपने बेनकाब, देखो बिल्कुल उधेड़ के रख दिया, बिल्कुल उधेड़ के नहीं रख दी। जो मैं अभी, आपने कहा ना राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद कोई बीजेपी नहीं है, राष्ट्रवाद कोई अर्णब गोस्वामी नहीं है, राष्ट्रवाद सामने नजर आता है जो राष्ट्र हित में बात करता है, ठीक है ना। आपको पता चल जाता है राष्ट्र हित में कौन बात कर रहा है। जो राष्ट्र हित में बात कर रहा है उसके साथ पब्लिक खड़ी हो जाती है, अगर जब वो देखता है ये भी गेम कर रहा है, पीछे हट जाती है। तो ऐसे ही मतलब अर्णब गोस्वामी के साथ भी हुआ, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने ये कहा कि इनका 2018 वाला पुराना जो केस था उसको निकाला। मतलब इतना अर्णब गोस्वामी से प्यार है और इतना रिपब्लिक भारत से इनका स्नेह है कि बेचारे कितने देर से, ये कितना मतलब वजन भी है इसके अंदर, और कितने देर से इसको पकड़ के बेचारे खड़े हैं। इतना मतलब स्नेह, इतना जो है दर्शक जो है इतना प्रेम करता है रिपब्लिक भारत से, इतना प्रेम करता है, और उनके ऊपर झूठा टीआरपी का स्कैम का लगा। उसके पीछे रीजन ये कि वो ना एक आम व्यक्ति की आवाज है। अर्णब गोस्वामी जो आम आदमी कहना चाहता है, अर्णब गोस्वामी वो बात बोलते हैं, इसीलिए उनके साथ हैं। कोई उन्होंने तनख्वाह थोड़ी देनी है कि नहीं? तनख्वाह थोड़ी ना दे दी है ये फ्री अर्नब पकड़ने का, लेकिन फिर भी स्नेह है एक दर्शक का रिपब्लिक भारत के लिए, अर्णब गोस्वामी के लिए, जो अपना दर्शा रहे हैं। बस आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी कि अर्णब गोस्वामी जो एक व्यक्ति, एक पत्रकार, एक ऐसे रिवोल्यूशनरी पत्रकार जिन्होंने पूरे मीडिया जगत में ही सबका बिल्कुल ऐसा चेंज कर दिया, माइंडसेट चेंज कर दिया, जिसके लिए वो बात करते थे, राष्ट्र के लिए बात करते थे, आज सबके सब चुप हैं। आज हमारी केंद्र सरकार वो बिल्कुल शांत है, केंद्र सरकार इस पर कुछ भी नहीं बोल रही। क्या कहिएगा इस चीज़? देखिए जी, हमारे आप वेद उपनिषद पढ़ो ना, सब कुछ लिखा हुआ है, लालच ईमान को खा जाता है, तो लालच ईमान को खा जाता है, दैट्स इट, यही है। केंद्र भी लालच में आ चुका है। देखो, नफा नुकसान हर कोई सोचता है, नेता नेता है, पहली बात मान के चलो, नेता नेता है, वो कुछ देता है तो कुछ लेता है। कि जो व्यक्ति राष्ट्र की बात कर रहा है, अब हिंदुत्व की आज तक, मेरी उम्र भी 55 है, आज तक जितने भी चैनल आए हैं वो यही है कि बैलेंस बना के चलते हैं, इसकी बात भी कर दी, उसकी भी कर दी, तू भी राजी मैं भी राजी।
अब कम से कम एक चैनल तो है जिसको खोलें, जो खबर हम देखना चाहते हैं। ये चैनल रिपब्लिक भारत वही खबर देता है। और चैनल जो है अपनी तरफ से खबर बनाते हैं, जबरदस्ती देखो बैठ के। अब बहुत बड़ा मुद्दा था पालघर का, एक संत को मारा, किस तरीके से वो नीरी घूम रहे थे, कोई चैनल ने थोड़ी सी रिपोर्ट करी, उसके बाद खत्म हो गए। ठीक है कि नहीं। अब ये रिपब्लिक भारत है, ये चलता रहा। अब टीआरपी का मामला आया, सारे चैनल चालू हो गए रिपब्लिक भारत के खिलाफ बोलने को। उनको अपनी दुकान बंद नजर आ रही है, क्योंकि जो जी टीवी का तो उतना नहीं कहूंगा, इंडिया टीवी का ज्यादा कहूंगा। इंडिया टीवी का जो है ना दर्शक, वो अब रिपब्लिक भारत में कन्वर्ट हो गया है। हो गया। और आप भी पहले इंडिया टीवी देखते थे, अब मैं रिपब्लिक। पहले इंडिया टीवी ही देखता था, 9 से 10 पूरा 1 घंटा देखता था। लेकिन अब मुझको काफी अरसा हो गया, मैंने नहीं देखा इंडिया टीवी। इवन मैं ऑफिस में भी होता हूँ तो आर भारत ही लगाता हूँ, और अभी आर भारत देख के ही मैं यहाँ जंतर मंतर पहुंचा हूँ।